पकड़ेगा जब 20 लाख लोग इकट्ठे होकर बोट क्लब पे जाएंगे जी, सारी दिल्ली को घेरेंगे। भारतीय सेना ने इतना बड़ा पाप किया है, मैं इसको पाप लेना चाहते, पर आने वाली पीढ़ी हमारी बात नहीं मानेगी। एक पूरा एक पौना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। और आज हम यहां पे रेवाड़ी के अंदर यादव सभा के अंदर मौजूद हैं और यहां हमारे साथ में यादव महासभा से जो सभी लोग हैं वो मौजूद है। और फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अहिर रेजिमेंट को लेकर के, जो कि 4 फरवरी को शुरू हुआ था एक धरने के रूप में, और आज गांव-गांव जाकर के, जगह जगह पे लोग जाकर के उस समिति से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को हकीकत में, असल में यह चीज पता लग पाए कि इस अहिर रेजिमेंट की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है और आप लोगों को इसके अंदर क्यों शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र जिसको हम अहिरवाल क्षेत्र कहते हैं और उन अहिरों को जिनको कि आप यादव के नाम से भी जानते हैं, उनकी जनसंख्या आज के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 26 करोड़ के आसपास है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कभी आपने सोचा है कि इन लोगों की रेजिमेंट क्यों नहीं है? उन्हीं सभी सवालों का जवाब हम इन लोगों से लेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे जो समिति पहुंची है तो उसका मकसद तो सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने स्वागत भी किया है, तो अब अहिर रेजिमेंट को लेकर के क्या विचार है? अहिर रेजिमेंट हमारी बहुत पुरानी मांग है, आज़ादी से लेकर आज तक हम इसको मांग को उठाते रहे हैं और जब तक ये पूर्ण रूप नहीं लेगी, जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जी। तो अभी तो सरकारों को लेटर भी लिखे जा चुके हैं, लोगों ने तो खून से भी लेटर लिखे हैं, लेकिन सरकार इस पर चेत नहीं रही। नहीं, सरकार जब चेतेगी, जब हमारा मूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ेगा, जब 20 लाख लोग इकट्ठे होकर बोट क्लब पे जाएंगे जी, सारी दिल्ली को घेरेंगे और जब चारों तरफ से बंद हो जाएगा, जैसे किसान आंदोलन ने बंद किया, तब गवर्नमेंट जागेगी। गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं जागती है। तो आप यादव महासभा से हैं, तो यहाँ से रेवाड़ी गढ़ है यादवों का, तो यहाँ से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं फिलहाल वहाँ पे पहुँचने के लिए? नहीं, फिलहाल हमने आज ये मीटिंग बुलाई है, पूरे जिले की मीटिंग है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बुलाए हैं इसमें, और वो उस मोमेंट को गति देने के लिए बुलाया कि भाई 23 मार्च को जो धरना देना है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, ताकि गवर्नमेंट की को ये पता लगे कि भाई लोगों की डिमांड जायज़ है और वो इसके लिए संघर्षशील हैं, और वो अगर नहीं बनाओगे तो गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। इसलिए वो उन लोगों को जगाने के लिए हम 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे। धन्यवाद सर। डॉक्टर ईश्वर हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि इससे शुरुआत से जुड़े रहे हैं, और ये वो शख्स हैं जो एक एक कदम पर हर चीज़ को नापते तोलते हैं कि ये कैसे बनेगी और क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब इन्हीं से जान लेते हैं। सर, अहिर रेजिमेंट के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप कोर्ट में भी शायद अर्जी वगैरह भी लगा चुके हैं, तो पूरा मामला कहाँ पे अटकता है और क्या हो रहा है अभी तक? देखिए, ये जो है, जो मामला है, ये ऐतिहासिक भूल है जी, और भारतीय सेना में अहिरों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय सेना का इतिहास है जी। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने उन्हीं लोगों की रेजिमेंट बनाई, उन्हीं जातियों की, उन्हीं क्षेत्रों की रेजिमेंट बनाई जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया जी। ये दुर्भाग्य रहा कि अहिरों ने अंग्रेज़ों का साथ न 1857 में दिया और न ही 1940 के सिंगापुर विद्रोह में दिया जी। इसकी परिणति ये हुई कि अहिरों की रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई, और दुर्भाग्य ये है कि अंग्रेज़ों ने जो अहिरों के साथ एक सौतेला व्यवहार करा जी, वही व्यवहार आज़ादी के बाद की सभी सरकारें करती रही। बहाना एक ना एक सरकारों के पास, सबके पास था। और जो सच है वो ये है कि आज़ादी के बाद उन्हीं की, आज़ादी से पहले तो उनकी रेजिमेंट बनी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और देश का साथ नहीं दिया। आज़ादी के बाद उनकी रेजिमेंट बनी जिन्होंने देश से विद्रोह करा, जैसे JNK रेजिमेंट, लद्दाख रेजिमेंट, आपका नागा रेजिमेंट जी। अब हमने तो ना तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, न देश के साथ कभी विद्रोह करा, न हमने कभी देश की संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया। हम तो शांति प्रिय आदमी हैं जी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में अहिरवाल के 19,400 सिपाही फौज में भर्ती हुए थे। सेकंड वर्ल्ड वार में 38,600 सिपाही भर्ती हुए थे। आज कम से कम 20 रेजिमेंटें ऐसी हैं
जिनके फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में या तो एक भी सिपाही नहीं था जी। या अहीरों से कम सिपाही थे। अब रेजिमेंट क्यों जरूरी है? रेजिमेंट का महत्व क्या है? रेजिमेंट का महत्व ये है कि जिस जाति की, जिस क्षेत्र की रेजिमेंट नहीं है, उसकी कोई भर्ती ही सेना में नहीं है, भर्ती नहीं है जी। अब जिस जाति की रेजिमेंट नहीं है, उस हमारे जो धंधा है, हमारा जो काम है, पुश्तैनी काम है, वो एक तो सैनिक है हमारे बच्चे जो है सेना में जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। दूसरा हमारा खेती है, हम हल और हथियार की कौम है। हल अब धीरे धीरे कम पड़ गया। हथियार में एक साजिश के तहत 6-7 जातियों ने कब्जा कर लिया और दूसरों किसी को आने नहीं दिया, और आज हमारी भर्ती जो है नहीं के बराबर हो गई है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी ये जो सैनिक परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण सैनिक परंपरा है। अहीरवाल को जो है सैनिकों की खान कहा जाता है। ये जो सैनिक परंपरा है आज विलुप्त होने के कगार पे चली गई है, और इसके लिए केवल और केवल भारतीय सेना ही दोषी है। भारतीय सेना ने इतना बड़ा पाप किया है, मैं इसको पाप कहता हूँ, कि उसने अपनी एक ऐसी जांबाज कौम के साथ जो दुर्व्यवहार करा, जो सोतेला व्यवहार करा, इसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं है। हमें किसी से कोई नहीं, अगर आपको जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे रेजिमेंट नहीं बनानी है, सबकी तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आप कॉमन टेस्ट करें, उसमें जो हमारा बच्चा फिट होगा तो चला जाएगा। लेकिन आपने हमें जो है 1857 के बाद जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, उसी के तहत 1947 के बाद हमारी तो कहीं बढ़ोतरी हुई नहीं। हम जितने 1947 में थे, अहीरों की जो नफरी थी, वो आज 2022 में भी उतनी है, जबकि हम जनसंख्या के आधार पर बाकी सब कौमों से सबसे बड़े हैं। हम सैनिक इतिहास के आधार पर हमारी मजबूती बहुत ज़्यादा है। हमारा जो सैनिक हमने जो परंपरा है वो किसी से कम नहीं है। हर लड़ाई में हमने जो है अव्वल हासिल करा है। तो जिस तरह से हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है, इससे आज हमारा आम जो आदमी है ये परेशान हो गया है, और ये बड़ा एक तरीके से बड़ा महसूस करता है कि सरकार ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करा है। और ये सब होता आया है, पिछले 1947 से ही ऐसे चल रहा है। आप बार बार सरकार के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, 1857 के बाद में रेजिमेंट नहीं बनी, चलो उस समय पे हम लोग उनके लिए विद्रोही थे, लेकिन उसके बाद तो हमारी सरकारें रही हैं, तो क्या ये काले अंग्रेज आकर के बैठ गए हैं यहाँ पे, जो आज तक रेजिमेंट नहीं बना रहे हैं? देखिए जी, इसका इतिहास बड़ा घिनौना है। 1947 के बाद जनरल करियप्पा ने ये नीति बनाई थी, जो हमारे फर्स्ट सेना के CNC थे, कि आज से सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं हो जी। लेकिन जिन लोगों का कब्जा है, जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, उन्होंने नेहरू जी से मिलके ये कर लिया कि नहीं, नाम तो यही रखेंगे लेकिन भर्ती सबकी होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नाम भी वही रख लिया एक बात, और भर्ती भी उसी पैटर्न पे करते आए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो किसी को नहीं पता, कि अंग्रेज़ों के समय में तो ये सारी रेजिमेंटें कुछ ना कुछ मिक्स थी। जैसे सिख रेजिमेंट में सिख भी थे और मुसलमान भी थे, जाट रेजिमेंट में दूसरी सब कौमें थी। लेकिन जितनी भी प्योर जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनी है, ये सब 1947 के बाद ही बनी। जी। तो आपने तो अर्जी भी लगाई है इसके खिलाफ, तो उसमें क्या हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने एक न्याय के साथ फ्रॉड करा, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। उसकी तो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस तरीके से जो है उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को नीचे गिराया, और वो भारत के 75% युवाओं के मूलभूत अधिकारों का जो उनको डिफेंड करना था, जो उनको बचाव करना था, वो उसमें असफल रहे। और न केवल असफल रहे, जानबूझकर असफल रहे। और सब कुछ रिकॉर्ड में आने के बाद उन्होंने जो है न्याय प्रणाली के साथ धोखा करा। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आप उनको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं? मतलब ऐसा हुआ क्या उस समय? ये ये कहा कि ये जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो भर्तियां हैं, ये संविधान की धारा 14, 15, 16 के उल्लंघन है जी। ये उल्लंघन है संविधान का 14, 15, 16 एक समानता का जो है हमें वो देता है कि सबको समान समझा जाएगा। दूसरा, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हमने वो पिटीशन डाली, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसमें फिर फौज ने ये माना अपने जवाब में
कि जो ये पिटिशनर कह रहा है ये बात ऐसे ऐसे ठीक है। जब एक फ़ौज ने मान लिया कि हम जाति के आधार पर भर्ती करते हैं, क्षेत्र के आधार पर भर्ती करते हैं, धर्म के आधार पर भर्ती करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज आर्टिकल 32 के तहत वो पिटीशन डली थी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते? उसमें जो जस्टिस TS ठाकुर थे उन्होंने फैसले में लिखा, वी डू नॉट कंसिडर दिस केस ए फिट केस टू यूज आवर पावर अंडर आर्टिकल 32। क्या मजाक है? क्या आर्टिकल दबाव रहा होगा उस समय पे? नहीं, वो फैसले में लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 तो जो है संविधान की मूल आत्मा है, बिल्कुल, जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ये कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 32 के उल्लंघन के बावजूद हम जो है अपनी पावर यूज नहीं करना चाहते। ये शक्ति उनको किसने दी है? एक मर्डर हो गया, मर्डर जिसने करा उसने मान लिया मैंने मर्डर करा है, तो क्या जज ये कह सकता है कि मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहता? वो संविधान के साथ धोखा था, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के साथ धोखा था। वो उन्होंने जो शपथ ली थी कि हम न्याय करेंगे, उसका उल्लंघन था जी। वो अपनी ऑफिशियल पावर का मिसयूज था। आई शैल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका मिसयूज था और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। मैं फिर बहुत मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो क्या अब जो आज की स्थिति बनी हुई है, सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, या आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बताया, तो क्या अब न्याय सड़क पर होगा? अब न्याय तो लेना ही पड़ेगा। न्याय के लिए ये लोग कब तक रुक सकते हैं? जब आप एक कास्ट की जिसका इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा सैनिक इतिहास रहा है, इतनी बड़ी अच्छी सैनिक परंपरा रही है, इतनी अच्छी बलिदान की परंपरा रही है, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में 19,600 सिपाही दिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में 38,000 सिपाही दिए, जिसने हर युद्ध में, कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें अहीरों ने जो है भाग नहीं लिया वो अच्छे तरीके से? कारगिल युद्ध में 490 सिपाही हमारे शहीद हुए, उसमें से 90 अहीर थे। जब सरकार और हमारी बात सुनती नहीं तो हमारे पास रास्ता क्या है? मतलब एक रास्ता सरकार ने, या वो सर्कमस्टांसेस खड़े हो गए हैं आज के दिन, क्योंकि भीड़ तंत्र ही आखिरी रास्ता मतलब बचा है। जिस तरीके से किसान आंदोलन हमने देखा, इस देश का दुर्भाग्य है कि भीड़ तंत्र से आप अपनी गलत बात को भी मनवा सकते हैं, लेकिन सही बात को कोई भी सरकार पिछले 70 साल से सुनना नहीं चाहती। उसका उदाहरण अहीर रेजिमेंट की मांग है जी। तो अब कदम क्या है? कदम यही है, देखिए, हम जो मोटी मोटी बात है कि हम देश विरोधी नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त आदमी हैं, हम कोई पब्लिक का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से हम करो या मरो की स्थिति में हैं जी। हमें या तो अहीर रेजिमेंट चाहिए, और अगर अहीर रेजिमेंट नहीं चाहिए सरकार देना चाहती तो सब कौमों के और जातियों के और क्षेत्रों के नाम से रेजिमेंट ख़त्म करे और जो है सबको बराबरी का मौका दे जी। आपने अभी कहा कि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, और ये सवाल मैं हर बार करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। ये जो सरकार है आज के दिन जो सेंटर में बैठी हुई है, वो भी अपने आप को राष्ट्रभक्त ही कहते हैं और आप भी राष्ट्रभक्त हैं। तो क्या एक राष्ट्रभक्त सरकार दूसरे राष्ट्रभक्तों की आवाज़ सुन नहीं सकती या सुनना नहीं चाहती? नहीं, कोई भी जो सरकार होती है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखती, एक, और दूसरा वो जो है भीड़ से डरती है, और वो मजबूत जो जातियाँ होती हैं, जो तगड़े लोग होते हैं, जिनकी न्यूसेंस वैल्यू होती है, उनसे डरती है। उसका ये उदाहरण है, ये 4-5 जो कौमें हैं, ये सरकारों को 70 साल से डरा ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये सरकार को ये कहते हैं कि अगर आपने सबकी भर्ती कर दी तो विद्रोह हो जाएगा, जबकि वो सबकी बात बिल्कुल झूठ है। और ये सरकार को डराते हैं कि आपने अगर अहीर रेजिमेंट बना दी तो और लोग मांगेंगे, और भी मांगे तो क्या दिक्कत है? हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, या तो अहीरों की जोड़ो वरना सबकी तोड़ो। जी, धन्यवाद सर। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे जान लेते हैं। सर, आप बताएं, अहीर रेजिमेंट की जो आज के दिन ज़रूरत है वो क्यों? अहीर रेजिमेंट की ज़रूरत मैंने पहले अपने भाषण में कहा है। अहीर रेजिमेंट एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है जी। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिल्कुल। उसमें मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 कहते हैं समानता का अधिकार है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले दे चुका है। अब हिंदुस्तान में न पार्लियामेंट सुप्रीम है, न कार्यपालिका सुप्रीम है, न न्यायपालिका सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम है। बिल्कुल।
अब जो हमारे देश में क्या गलती हो रही है और हम उस मुद्दे को नहीं उठा रहे, अभी मेरे साथी डॉक्टर साहब ने उठाया है। इंडियन डिफेंस एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है जी। हाँ, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक है। भारतीय जो इंडियन डिफेंस एक्ट है जी, जी। वो असंवैधानिक है। वो संविधान के मौलिक अधिकारों, दूसरे आरक्षणों की क्लियर कट वायलेशन कर रहा है, उल्लंघना कर रहा है। दूसरा, हमारे देश में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। पर अभी मेरे साथी ने नहीं कहा, हमारा जो ये देश चल रहा है 15 अगस्त 1947 आज सिर्फ 3% लोगों के लिए चल रहा है। सिर्फ 3% लोगों का, आप बुरा मान जाए, मुझे नहीं पता किस जाति संबंध रखते हो, सिर्फ 3-3.5% ब्राह्मण लोग हैं हमारे समाज देश में। उनके लिए सरकारें, सब चीज़ें उनके लिए हो रही है। यदि अभी हमारे साथी ने कहा हम देशभक्त हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहते, पर आने वाली पीढ़ी हमारी बात नहीं मानेगी। हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बड़ी जागरूक है, वो अपने अधिकार लेकर रहेगी। और अभी आपने कहा 26 करोड़ आबादी है, लोकतंत्र में इतने बड़े समाज की घोर अनदेखी नहीं सहन की जा सकती। और मैंने अपने भाषण में पहले कहा था, और अभी तक हमारे समाज में भावनाओं का ज्ञान नहीं था। और मैंने सारी क्रांतियाँ पढ़ी हैं, जितने भी क्रांतियाँ दुनिया में हुई हैं वो भावनाओं से हुई है। अब हमारा देश का यादव समाज जागरूक हो गया है, वो भी भावनाओं में बहने लग गया है। और अहिर रेजिमेंट, मैं पहले कह रहा हूँ, ना हमारे राजनेता बनाएंगे, ना हमारी सरकार बनाएगी। हमारा एक ही नारा होगा 24 में, अब जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा वही हमारी वोट पाएगा। इससे, इस नारे से हमारी अहिर रेजिमेंट बनेगी। और हम कभी नहीं चाहेंगे कोई हमारे विरोध में आए। पर यदि आखिरी जरूरत पड़ गई तो हम कहेंगे अहिर रेजिमेंट नहीं बनाए, बाकी रेजिमेंटों को तोड़ो। हाँ, देश का संविधान लागू करो। बिल्कुल ठीक। हाँ, इंडियन डिफेंस एक्ट नहीं चलेगा यहाँ, संविधान चलेगा। एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं, डिफेंस एक्ट में। हाँ, यदि आपको रेजिमेंट से डर लगता है तो दूसरे रेजिमेंट को तोड़ो। और जब मेरिट के, आप मेरिट की बात करते हो, मेरिट से भर्ती करो। जी। तो अब बार बार जो दूसरी जातियां हैं वो भी निकल करके सामने आएंगी, डर तो यही है मेरे ख्याल से। नहीं, ये डर नहीं, ये भावना है। लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी है, उनको भी उनकी बढ़ाओ। उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, उनकी क्यों अपेक्षा कर रहे हो? लोकतंत्र में हर आदमी को, हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार है, सबको अधिकार मिले। तो छोटा ये जो गोरखा रेजिमेंट बन रही है, तो वो रेजिमेंट क्यों नहीं बनती? जी। आधा % आबादी है गोरखा देश में। अच्छा, मैं अगर सच में आपसे एक बात पूछना चाहूँ, हाँ, आपको क्या लगता है कि अहिर रेजिमेंट बन क्यों नहीं रही? कहाँ? हाँ, मैंने पहले कह दिया जी। अब जो भारत सरकार है उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है जी। जब तक सरकार में हिस्सेदारी ना हो तो हमें कोई चीज़ कैसे मिलेगी? जी। आज आप कहोगे हमारा ओबीसी वर्ग कितना बड़ा है जी, आखिर बात तो छोड़िए, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है भारत सरकार में, कैसे बनेगी? तो इतने बड़े बड़े ये अहिरवाल के नेता हैं, क्या इनकी कोई सुनता नहीं है क्या? ये पार्टी में जाने के बाद गुलाम हो जाते हैं, इनका कसूर नहीं है, नहीं पार्टी निकाल देगी, मंत्री से हटा देगी। ये मैं इनका दोष नहीं मानता, इनको पार्टी अनुशासन में रहना पड़ता है। ये तो हम लोग करेंगे बलिदान, हम मुद्दा उठाएंगे, जन मुद्दा हमें नारा लगाएंगे। अब 24 चुनाव में जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा वही यादव समाज को वोट पाएगा। जब अहिर रेजिमेंट बनेगी, मंत्रियों का, इनका मैंने पहले कहा, अगर राजनेता कभी अहिर रेजिमेंट नहीं बनवाएंगे क्योंकि उनके हाथ में नहीं, वो तो गुलाम है पार्टी के। जी, पार्टी का पार्टी के गुलामों को, जब वो पार्टी के गुलाम आप लोगों के बीच में आएंगे तब क्या कहेंगे? जब पार्टी के गुलाम आपसे वोट मांगने आएंगे, हम जब हम यही पार्टी के गुलाम हो नहीं, हम यही नहीं, हम यही कहेंगे, अगर जो पार्टी ये कमिटमेंट करेगी, अगर हम यादव रेजिमेंट बनाएंगे, हम उसी को वोट देंगे, गुलामों क्यों देंगे? जी। और वो हमारा कोई यादव समाज से MP आएगा और वो हमारी बात माने, उसको देंगे। जी, यादव समाज से तो भी MP हैं। हाँ, अभी हमने ये मुद्दा नहीं उठाया कभी भी, हमारा यादव समाज को वोट हो ही पाएगा
जो हाई रेजिमेंट बनाएगा। अब हम ये मुद्दा उठाएंगे, तो हमने जो कोई चीज़ मांगी नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। आगे हमारा 24 में यही मुद्दा होगा, और जो यादव रेजिमेंट बनाएगा वो यादव समाज को वोट पाएगा जी। हाँ, तो फिर सब अलर्ट हो पहले जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी 2014 के ही अंदर, शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी रैलियों की, तो यही रेवाड़ी था और यही आप लोग थे, यही सैनिक भूमि थी। उस समय पे यहीं से ही शुरुआत की थी, तो क्या आज उनके कानों तक आवाज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं, हमने उठाई ही नहीं कोई आवाज़। जी। आवाज़ जब होती है जब भीड़ के अंदर इकट्ठा होता है। जी। हमारा तमिलनाडु एक स्टेट है, वहाँ हमारी आबादी 20% है, कोई ध्यान नहीं देता था। जी। एक डीन के अंदर मेरा जैसा बावड़ा आदमी आ गया, उसने बगैर दरी के, बगैर सामियाना के, बगैर लाउड स्पीकर के 10 लाख की रैली कर दी। ये मधुरई में करुणानिधि जी की आँख फूल गई। और डी नगेंद्र उनको बोला क्या मांग है, सारी मांग मान ली उसकी। अब ऐसा हमारा अभी तो कहने का मतलब साफ ये है कि खेड़ की दोला पे एक जन आंदोलन होना चाहिए और वहाँ पे भीड़ इतनी होनी चाहिए कि गिनती में ना आए। वहाँ ने भीड़ हो वोट क्लब पर, जी। खेड़ की दोला पर जी, वोट क्लब पर हो, वोट क्लब पर हमारे 1 करोड़ की भीड़ हो तो उसी दिन हाई रेजिमेंट बन जाएगी। हमारे को क्या बड़ा बेनिफिट है यादव समाज को। अगर यादव समाज देश के सभी राज्यों में है और समाज सब राज्यों में नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो आपने कहा लीडरशिप की कमी है, हमारे पास राष्ट्रीय लीडरशिप नहीं। यदि हमारे पास अब राष्ट्रीय लीडरशिप उभर रही है तो बात बन जाएगी। फिर लोकतंत्र में मेजोरिटी अथॉरिटी, हम 26 करोड़ लोगों की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार है, हाई रेजिमेंट कोई हमारी मांग नहीं है। जी, धन्यवाद सर। सर आप बताएं, अभी क्या आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार मुद्दा उठ के सामने यही आ रहा है कि सिरों की संख्या गिनानी होगी। ऐसा है कि जितने सिर जुड़ने चाहिए जी, शायद उतने इकट्ठे नहीं हुए हैं और सही स्थान पर नहीं हुए हैं। वास्तव में लोकतंत्र के अंदर तो सिर गिने ही जाएंगे। आपके सामने अभी ताज़ा कई उदाहरण अभी ताज़ा हैं आपके सामने। किसान आंदोलन की बात आप। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। और लोकतंत्र का तो मतलब ही है काउंटिंग ऑफ द हेड्स जी। और देखिए कि हमारे साथ राजनीतिक फ्रॉड हो रहा है, न्यायिक फ्रॉड हो रहा है और लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है जी। आज देश के अंदर नाम लोकतंत्र का है लेकिन पार्टी का राज है। बिल्कुल। और पार्टी में भी 2.25 आदमियों का राज। दो भी मैं पूरे नहीं बोलता उनको, एक पूरा और एक पौना है। जिस दिन ये मांग इतनी हो जाएगी कि इनको गाँव में घुसना बंद हो जाएगा, उस दिन ये मांग मान ली जाएगी। देश का सबसे बड़ा समाज, सबसे बलिदान अधिक देने वाला समाज, देश की कोई लड़ाई ऐसी नहीं रही जिसके अंदर के यादव समाज ने बलिदान नहीं दिया हो। और 1914 के अंदर जब पहली लड़ाई हुई दुनिया की, उस समय हमने कितने 18,000 आदमी दिए। जी। मतलब हमारा सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे साथ राजनीतिक फ्रॉड किया गया और उस फ्रॉड में हमारे साथ धोखा हुआ है। अब भी संविधान के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है, संविधान को भी नहीं माना जा रहा है, जुडिशरी भी न्याय हमारे साथ नहीं कर रही। सब जो है ना, जो ताकत में आ जाता है उससे डरते हैं। जी। अभी आप मेरे साथी से सवाल कर रहे थे कि आपके तो एमपी हैं, ये है वो। कोई एमपी नहीं है, सिर्फ पार्टी है। पार्टी जो हुक्म देती है वही वो बात बोलते हैं, नहीं तो दूसरी बात अगला टिकट नहीं मिलेगा। अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो। कोई समाज के लिए भावनाओं से जुड़कर अब ये समाज जुड़ने लगा है, भावनाएं उठने लगी है। और मुझे उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन तक इसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण फैसला आएंगे। अक्सर सरकार कहती है कि ये हम बना देंगे तो और भी बनानी पड़ेंगी। उसमें दिक्कत क्या है? आप इंग्लैंड के आदमी तो भर्ती कर नहीं रहे हो। अरे सभी तो भारतीय हैं, हर एक को देश सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो बल्कि अच्छी बात है कि आप और भी
रेजिमेंट बनाए, सभी समाजों के रेजिमेंट बना दो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? इस बात को लेकर खाम खा के एक पतंगड़ बनाया जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि अब ये मांग उठने लगी है और लोगों तक जा रही है, गांव-गांव के अंदर जा रही है, और इसके सकारात्मक परिणाम अभी जल्दी हमारे सामने आएंगे। जी, तो आप लोग अब गांव-गांव घूम रहे हैं, सब जगह घूमेंगे, घूम रहे हैं। तो क्या लगता है वहाँ पे सरों की संख्या बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी और हमारी मांग जो है वो मांगी जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इतने लोग यहाँ पे यादव महासभा के मौजूद हैं, लेकिन साफ तौर पे जो बातें हैं वो इस प्रकार की हो रही हैं कि आज देश के अंदर अगर बात करें तो भीड़ तंत्र ही सबसे बड़ा तंत्र बन करके रह गया है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, और अब अगर बात करें चाहे वो अहीर रेजिमेंट की बात हो, तो अब भी सर गिनवाने पड़ेंगे। और इस समय पे वहाँ पे सरों की संख्या बढ़ाने की जो बात है वो चल रही है। तो क्या अब अधिकारों को सिर्फ छीनने का समय रह गया है? क्या मांगने से आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे? ये तो 23 तारीख का जो आंदोलन है वही बताएगा कि वहां पे कितने लोग जमा होते हैं और आगे क्या बिसात बिछाई जाती है और उसके बाद ये आंदोलन क्या रूप लेता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।